नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति चुनाव की। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए 6 अगस्त को मतदान होगा और उसी दिन मतगणना होगी। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान संसद भवन परिसर में होगा। वर्तमान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ को उम्मीदवार बनाया है, तो दूसरी ओर कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने भी पूर्व राज्यपाल मार्गरेट अल्वा को उम्मीदवार बनाया है। उपराष्ट्रपति का पद भारत का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है, इसलिए उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए कैसे होता है चुनाव? क्या है उपराष्ट्रपति के अधिकार और कार्य? चुनाव को लेकर क्या है दलों के समीकरण और क्या है संकेत? मुद्दा आपका में आज उपराष्ट्रपति चुनाव से संबंधित विभिन्न पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हम बात करेंगे CSDS संस्था के निदेशक संजय कुमार जी से। संजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। और PRS के विश्लेषक आउटरीच प्रमुख चक्षु राय जी हमारे साथ हैं। चक्षु जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। और शुरुआत मैं आप ही से करूंगा चक्षु जी। उपराष्ट्रपति का चुनाव, दूसरा संवैधानिक पद भारत का, आप इस चुनाव को कैसे देखते हैं? क्या किस तरह से ये चुनाव होता है, कैसे मतदान होता है? जी, 2-3 बड़े पहलू हैं इस चुनाव के जो कि आपके दर्शकों के लिए समझने के लिए ठीक रहेंगे। आपने कहा कि ये दूसरा संवैधानिक पद है, तो वो तो है ही है। और इस संवैधानिक पद के साथ एक और जिम्मेदारी आती है, और वो है कि जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है वो राज्यसभा का चेयरमैन रहता है। और राज्यसभा जो हमारा हाउस है वो एक काफ़ी यूनिक हाउस है। उसकी जो जिम्मेदारियां हैं कि वो हमारे राज्यों का नेतृत्व राज्यसभा में होता है। लोकसभा से कानून जो बनकर आते हैं उन कानूनों को देखने की, परखने की पावर राज्यसभा के पास भी रहती है, तो दोनों सदनों से कानून पास रहता है। तो राज्यसभा का संचालन करना, राज्यसभा ठीक से काम करे, इसकी सारी जो का जो सारा दामोदार है वो उपराष्ट्रपति पर रहता है। ये जो चुनाव है ये कुछ उन लिमिटेड चुनावों में से है जिसमें कि संसद सदस्य वोट करते हैं। हाल ही में जो राष्ट्रपति का चुनाव ख़त्म हुआ था उसमें जब संसद सदस्यों ने वोट किया था तो उसमें एक ये था कि जो मनोनीत वाले संसद सदस्य थे राज्यसभा में और पहले जो एंग्लो इंडियन लोकसभा में होते थे वो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं कर सकते। बट उपराष्ट्रपति के चुनाव में सभी संसद सदस्य वोट करेंगे। वोटिंग की जो प्रक्रिया रहती है वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट रहता है, तो कि अगर जब आप वोट करते हैं तो आप अपना प्रेफरेंस इंडिकेट कर सकते हैं कि आपका प्रेफरेंस पहला वोट किसको है, दूसरा वोट किसको है। और इस चुनाव को लड़ने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो तो ऑलमोस्ट काफ़ी सारे सभी संवैधानिक पदों पर सेम ही रहती है। इसमें खासकर यह है कि जो उपराष्ट्रपति है, क्योंकि वो राज्यसभा के चेयरमैन रहेंगे, तो उनको ये भी क्वालिफिकेशन फुलफ़िल करनी रहती है कि अगर वो जो राज्यसभा के जो चुनाव की क्वालिफिकेशन है वो उपराष्ट्रपति को भी फुलफ़िल करनी रहती है। एक आखिरी मैं इसमें बात ये करना चाहूँगा कि ये जो पद है इस बार खास करके थोड़ा सा ये और भी देखने का रहेगा, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है वो 2024 के इलेक्शन के बाद, जो जनरल इलेक्शन है उसके बाद तक एक्सटेंड करेगा। तो ये भी एक थोड़ा सा डायमेंशन है जो कि इस बार देखने को मिलेगा हमें। जी, संजय सिंह जी, आप कैसे देखते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव को, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य मतदान करते हैं, उसमें हिस्सा लेते हैं? आप कैसे देख रहे हैं इस बार के उपराष्ट्रपति के चुनाव को? देखिए, उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है इसमें हम जानते हैं दोनों उम्मीदवार कौन हैं। जगदीप धनखड़ हैं सत्ता पक्ष से और विपक्ष से मार्गरेट अल्वा हैं। जो प्रक्रिया है उसकी बात चक्षु जी ने बताई। तो जो दूसरा पक्ष उसका है कि जो चुन करके आएंगे, राज्यसभा चेयरमैन होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, जिम्मेवारियां काफ़ी अहम हो जाती है और बाकी वाइस प्रेसिडेंट है, वो प्रक्रिया हम जानते हैं। एक तो जगदीप धनखड़ बीजेपी की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से एक सरप्राइज कैंडिडेट थे जी। और एक चीज़ जो लोग को लग रहा था, देखिए पॉलिटिक्स में कई बार जो रीज़न होता है और कन्वेंशनल जो आपकी थॉट होती है उसको डिफाई करता है।
तो जयदीप धनखड़ जब चुन करके आए तो वो मतलब मनोनीत किए गए, तो वो राज्यपाल थे वेस्ट बंगाल के। तो ये लगता था ममता बनर्जी से उनके संबंध बड़े खराब हैं और वो वहाँ पे ममता बनर्जी की सरकार के साथ कई बार उनकी ठनी थी। लेकिन प्रक्रिया देखिए, होता क्या है कि जयदीप धनखड़ का जब मनोनीत किए जाते हैं, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस एक स्टेटमेंट इशू करती है जिसमें वो कहते हैं कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में वो वोट नहीं करेंगे, क्योंकि विपक्ष ने उनके साथ प्रॉपर बातचीत नहीं करी इस बारे में कि कौन उम्मीदवार होंगे। उसके पहले तृणमूल कांग्रेस राष्ट्रपति के चुनाव में ममता बनर्जी का एक अहम वक्तव्य दे चुकी थी कि जिसमें तृणमूल कांग्रेस के ही यशवंत सिन्हा थे और उन्होंने कहा कि अगर हमें पता होता कि द्रौपदी मुर्मू चुनाव लड़ रही हैं तो हम वो कंसेंसस कैंडिडेट होती। तो एक पहलू ये है कि आप जो सोचते हैं, और उसके पहले एक बात आई थी कि मतलब मुलाकात हुई थी ममता बनर्जी की असम के मुख्यमंत्री की, और ये बसपा सपोर्ट कर रही है, बाकी लोग सपोर्ट करें, तो चुनाव की जो रिजल्ट होगा वो आपका एक एकेडमिक क्वेश्चन है, रिजल्ट तो वो नोन है। दूसरी तरफ है मार्गरेट अलवा। मार्गरेट अलवा विपक्ष की कैंडिडेट हैं, लेकिन मार्गरेट अलवा को प्रपोज किसने किया आज तक ये क्लियर नहीं है। मतलब कांग्रेस पार्टी में वो थी, लेकिन क्या वो कांग्रेस के द्वारा वो उनका नाम प्रस्तावित किया गया ये पता नहीं, क्योंकि मार्गरेट अलवा की एक किताब है करेज एंड कन्विक्शन, जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है। वो गांधी फैमिली, जो नेहरू गांधी फैमिली है, वो सोनिया गांधी के बारे में तमाम ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं कि विम्स एंड फैंसीज से वो कांग्रेस पार्टी वो चलाती थी। जिस समय वो मनमोहन सिंह उनको मंत्री बनाना चाहते थे तो सोनिया गांधी के वीटो के कारण नहीं बनी। तो वो ये इंगित करता है कि जो नरेंद्र मोदी 2013-14 के रनअप के चुनाव में बोल रहे थे, माँ बेटे की सरकार, तो सत्ता का केंद्र कहाँ था, मनमोहन सिंह के पास था या सोनिया गांधी के पास? जी संजय जी, बिल्कुल, ये सब समीकरण हैं, ये सब संकेत हैं, और जिस तरह से दोनों पक्षों ने, खासकर बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने जगदीप धनखड़ जी को अपना उम्मीदवार बनाया है, उसको लेकर भी जो संकेत हैं, जो समीकरण हैं और जो योग्यता है, जिस आधार पर चुनाव हुआ है, उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दोनों ही जो उम्मीदवार हैं वो लंबे समय तक अनुभवी राजनीति करते आए हैं, संवैधानिक पदों पर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि दोनों का अपना एक संवैधानिक और राजनीतिक लंबा अनुभव है। संजय कुमार जी, अगर मैं आपसे समझना चाहूं, खासतौर से उपराष्ट्रपति पद के जो अधिकार हैं, जो कार्य हैं, उसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण एक दायित्व है राज्यसभा के संचालन का, सभापति के रूप में, आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, आपने इस बात का जिक्र कर दिया कि सबसे अहम भूमिका या अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है उपराष्ट्रपति का। वो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। सबसे बड़ी जिम्मेवारी ये है कि राज्यसभा का जो संचालन करना, जब असेंबली, जब लोकसभा, जब सांसद का सत्र चलता रहता है, उसका संचालन करना। और आप देखिए पिछले कई सालों से इस बात की कितनी चर्चा हो रही है कि संसद का सत्र ठीक से नहीं चल रहा है। ठीक से का मतलब हल्ला हंगामा हो रहा है, कंसेंसस नहीं बनाया जा रहा है। तो शुरू से ही अगर आप देखें तो उपराष्ट्रपति की ये जिम्मेवारी होती है कि वो राज्यसभा का संचालन करें, मेंबर्स के बीच में समन्वय बनाया जाए, और जिस तरह से देश की राजनीति पिछले एक दशक या उससे कुछ समय पहले से अगर हम देखें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई है। वाइस प्रेसिडेंट की जो सबसे अहम भूमिका है, जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है राज्यसभा का संचालन करना, वो एक चैलेंजिंग काम होता जा रहा है। लोकसभा में भी हमें हल्ला हंगामा देखने को मिलता है, लेकिन राज्यसभा में उसकी गुंजाइश ज्यादा होती है, क्योंकि राज्यसभा में लोकसभा की तुलना में बीजेपी के सदस्य थोड़े कम हैं। मेजॉरिटी बीजेपी की यहाँ भी है, लेकिन विपक्ष को अगर देखें, विपक्ष की संख्या देखें तो राज्यसभा में उनकी संख्या लोकसभा की तुलना में ज्यादा है। इस वजह से आने वाले समय में कहूं कि आज की जो राजनीति है, इसमें वाइस प्रेसिडेंट का रोल राज्यसभा का संचालन करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है। और मुझे लगता है इस वजह से जो बीजेपी के उन्हें उम्मीदवार जिनका चयन किया है, वो एक टफ टास्क मास्टर माने जाते हैं। जिस तरह से संजय सिंह जी जिसका जिक्र कर रहे थे, वेस्ट बंगाल के वो गवर्नर रहे, और हमने देखा कि पिछले 4 साल में किस तरह से वो अपनी बात पर अड़े रहना तो एक गलत शब्द होगा, मतलब वो अपनी बात को कहने में झिझकते नहीं थे। तो इस वजह से मुझे लगता है एक अहम भूमिका होने वाली है नए उपराष्ट्रपति का, जब राज्यसभा का संचालन करने का समय आए।
जाहिर सी बात है कि सभापति के रूप में राज्यसभा का संचालन एक महत्वपूर्ण कार्य है उपराष्ट्रपति जी का भी, लेकिन साथ ही जो गणित है राज्यसभा में पक्ष और विपक्ष का, वो जो मौजूदा राजनीति है उसे और जरा सियासी रूप दे देता है। अक्सर वो राजनीति उभर के सामने भी आती है। सदन के संचालन का भी सवाल है और जो संसद से बिल पारित होता है राज्यसभा से, उसका भी एक सवाल महत्वपूर्ण रहता है और ऐसे में सदन का चलना सुचारू रूप से एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है। लेकिन सवाल इस बात का है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में जो गणित है, जो समीकरण है, वो क्या है। 6 अगस्त को जब मतदान होगा तो कौन लोग इसमें मतदान में हिस्सेदारी करेंगे। जाहिर सी बात है, जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के सदस्य, लोकसभा के, राज्यसभा के सदस्यों ने मतदान किया, इस बार उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मतदान में हिस्सा लेंगे। जो निर्वाचन मंडल है इसका, उसमें राज्यसभा के 233 निर्वाचित सदस्य हैं, साथ ही राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य हैं और लोकसभा के 543 निर्वाचित सदस्य, यानी संसद दोनों सदनों के कुल सदस्य 788 सदस्य हैं जो इस मतदान में भाग लेंगे। चूंकि निर्वाचक मंडल के सभी सदस्य संसद के दोनों सदनों के सदस्य हैं, इसलिए प्रत्येक संसद सदस्य के मत का मूल्य समान होगा, अर्थात 1। अगर गणित की बात मैं करूं तो बहुमत के लिए 390 के आसपास वोट चाहिए जीतने के लिए और बीजेपी के पास अकेले 394 सांसद हैं, दोनों हाउस के मिला के, दोनों सदनों के मिला के। चक्षु जी, ये जो समीकरण है, ठीक है, परिणाम क्या होगा उसकी घोषणा होगी, लेकिन जो गणित बता रहा है उसमें बीजेपी के अपने दम पर 394 सदस्य हैं और तमाम दलों का उसे समर्थन प्राप्त है। एनडीए भी इसमें अलग से शामिल है, उसके सदस्य। आप कैसे देखते हैं इस गणित को? देखिए मनोज जी, अगर हम लोग अपने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस को देखें तो संजय जी ज़्यादा बता पाएंगे, बट जहाँ तक मैंने देखा है कि ये जो इलेक्शन रहते हैं ये एक फेट अकम्पली रहता है, कि मतलब एक बहुत ज़्यादा क्लोज कॉन्टेस्ट इन इलेक्शंस में नहीं होता। बट इससे अगर हम थोड़ा सा आगे चलें कि अगर हमें ये लगता है कि भाई इस जैसे आपने आंकड़े बताए तो ये तो निर्धारित है कि जो निर्णय होगा वो क्या होगा, बट अगर आगे अगले 5 साल की बात देखें तो संजय जी एक बात कह रहे थे कि भाई एक समन्वय बना के चलना पड़ेगा। और जो हमारे संजय कुमार सर हैं, उन्होंने काफ़ी सारे इलेक्शन देखे हैं, वो शायद इस बात पर टिप्पणी भी करना चाहेंगे। जो हम लोगों के देश की राजनीति है उसमें रीजनल पार्टीज़ धीरे धीरे और आती जा रही हैं। तो अगर हम देश में देखें तो देश के कई राज्यों में जो हमारी रीजनल पार्टियों की सरकार है और राज्यसभा एक ऐसा सदन है जहां पर राज्यों की बात रखने के लिए लोगों को भेजा जाता है। अगले 5 सालों में जो ये फेडरलिज्म का क्वेश्चन रहेगा कि कम्पेटिटिव फेडरलिज्म होगी, कोऑपरेटिव होगी, किस तरह की रिलेशनशिप रहेगी केंद्र सरकार के बीच में और राज्य सरकारों के बीच में, तो ये सारी बातें हैं ये राज्यसभा के सामने आएंगी और ये निर्धारित करेंगी कि राज्यसभा की कार्रवाई कैसे होगी। तो ये हमारे देश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण समय रहेगा राज्यसभा के लिए जी। अब कानून भी तकनीकी हो गए हैं, पेचीदा हो गए हैं। तो थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि भाई अभी जो लोकसभा में हम लोग डिसरप्शन देखते थे अब वो शायद राज्यसभा में भी दिखने लग गया है। एक ये भी चैलेंजिंग चीज़ रहेगी जो नए उपराष्ट्रपति आएंगे उनके लिए। और एक आखिरी चीज़ जो मैं ये कहना चाहूँगा वो ये है, हम लोग एक नई संसद में जाने वाले हैं। जो हमारी एक नई संसद बनेगी उसमें राज्यसभा भी जाएगी। तो किस तरह से राज्यसभा की कार्रवाई, नए प्रोसीजर्स क्या होंगे और पुराने प्रोसीजरों को कैसे अपडेट किया जाएगा, इसका भी जो दारोमदार रहेगा वो हमारे नए उपराष्ट्रपति के ऊपर रहेगा। तो उनके ऊपर ये सारी जिम्मेदारियां अगले 5 साल तक आने वाली जी। जाहिर सी बात है, अगर मैं संख्या बल की बात करूं तो उसमें पलड़ा बीजेपी एनडीए का भारी है, साफ तौर पे ये नजर आ रहा है। लेकिन कुछ संकेत होते हैं, हर चुनाव के संदेश होते हैं। संजय सिंह जी, अगर बात तृणमूल कांग्रेस की मैं करूं, बसपा की करूं, ये दोनों दल विपक्षी दल हैं। तृणमूल कांग्रेस ने उपराष्ट्रपति चुनाव से दूरी बना ली है, यानी एक तरह से अगर मैं कहूं तो कहीं ना कहीं विपक्ष का ही इसमें नुकसान है। और बीएसपी प्रमुख मायावती ने उपराष्ट्रपति के चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार को, एनडीए के उम्मीदवार को समर्थन का ऐलान किया है।
इसके क्या सियासी संकेत हैं? देखिए, पहला चीज़ तो यह है कि कांग्रेस का पूरा कैंपेन ही धराशायी हो जाता है। विपक्ष का जो पूरा कैंपेन था कि हमारा जॉइंट कैंडिडेट, हमारे समक्ष विपक्ष का कैंडिडेट, पहले चेकमेट हुए बहुत बुरी तरह, जिसमें यशवंत सिन्हा का कैंपेन टेक ऑफ ठीक से नहीं कर पाया। वो अपने स्टेट वेस्ट बंगाल नहीं बुलाए गए, जहाँ से वो मतलब उम्मीदवार थे, और पहले कहा गया कि वो ममता बनर्जी के उम्मीदवार हैं। तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा दिया। मार्गरेट अलवा कल कांग्रेस ने एक भोज किया था, ये सही बात है, लेकिन मैंने ये नहीं देखा कि ये होना ये चाहिए था। कांग्रेस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, यही 3 लोग हैं। उनके साथ हमने अभी तक कोई पिक्चर नहीं देखी जिसमें वो आकर के या सोनिया गांधी अपील कर रही हो, राहुल गांधी अपील कर रहे हो। दूसरी चीज़ ये है कि जिस समय में ये बात निकली, उनकी जो किताब है और उसमें जो कहा है, और किताब जिस समय छपी थी 16 में, जो उन्होंने इंटरव्यू दिए थे, वो काफ़ी एम्बैरेसिंग है गांधी फैमिली के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए भी, कि जिसमें तमाम वो बातें कही हुई हैं कि क्रिश्चियन मिशेल के साथ तो इनके मतलब पारिवारिक रिश्ते रहे हैं, आज से नहीं। ऑगस्टा वेस्टलैंड के जो मिडिल मैन हैं, वोल्फगैंग जो मिशेल थे, वो इनके मतलब संजय गांधी, इंदिरा गांधी के समय में किसी तरह का यहाँ से पैटर्न टैंक भेजा जा रहा था, उसके साथ होते। कैसे नरसिम्हा राव की बॉडी को वो जो गन कैरियर्स थे उसको नहीं आने दिए। ये जो चीज़ है, ये इंडिकेट ये करती है कि कोई चुनाव में, देखिए सिंबॉलिक ज़्यादातर चुनाव होते हैं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के विपक्ष की तरफ से, कुछ चुनाव काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होते हैं। पिछले बार जैसे कैंडिडेट थे गोपाल कृष्ण गांधी, तो बहुत सारे लोग को लेकर के विपक्ष के कैंडिडेट थे, जैसे एनडीए की तरफ से ही आपके नीतीश कुमार उनके समर्थन में थे। ये चुनाव टेक ऑफ ही नहीं कर पा रहा है मेरे हिसाब से मार्गरेट अलवा के लिए। और मार्गरेट अलवा भी एक मतलब राजनीतिक परिवार से आती हैं, उनके भी किसी समय में उनके मतलब सास ससुर दोनों ही वो सांसद रहे हैं। वो भी किसी समय में वो बनना चाहती थी उपराष्ट्रपति की कैंडिडेट, लेकिन नहीं हो पाया था उनकी सास वायलेट के लिए। तो ये चुनाव जो है वो एक इंटरेस्टिंग पहलू है, जिसमें आप जो कह रहे हैं संख्या बल के साथ कई पार्टियां, जो आप देखेंगे कि जो पार्टियां विपक्ष में है, जैसे बीजेडी जैसी पार्टी, बीजेडी का वो स्टैंड उसमें क्लियर होता है, या तेलंगाना राष्ट्र समिति काफ़ी ज़्यादा वो विपक्ष की तरफ से मतलब वो मुखर हैं। लेकिन बगल के प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में अगर आप देखिए तो वाईएसआर कांग्रेस एकदम दूसरे रास्ते पे वो जा रही है, वो सामंजस्य बहुत सारे समय में सेंटर के साथ बना करके चल रही है। तो ये चुनाव कल जो वो वोटिंग होगी और उसके बाद संभावित तौर पे जाहिर सी बात है, लेकिन तमाम गणित के बावजूद अगर मार्गरेट अलवा की मैं बात करूं तो देश की एक वरिष्ठ राजनेता वो हैं, और साथ ही अगर राज्यपाल के रूप में उनकी बात की जाए तो कई राज्यों की वो राज्यपाल रही हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल में रही हैं। तो एक उनका लंबा राजनीतिक प्रशासनिक अगर शासकीय अनुभव कहा जाए तो मार्गरेट अलवा जी का भी एक लंबा अनुभव है। जगदीप धनखड़ साहब का भी एक लंबा अनुभव है, पूर्व राज्यपाल हैं पश्चिम बंगाल के और केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, पुराने नेता हैं, लंबा अनुभव है उनका, सबको साथ लेकर चलने का अनुभव देखने में आता है। संजय कुमार जी, आप कैसे देखते हैं इस गणित को, क्योंकि टीआरएस का सवाल है, टीआरएस ने भी मार्गरेट अलवा जी का समर्थन किया है, आम आदमी पार्टी की जो भूमिका है वो भी सबके सामने है। आप कैसे देखते हैं जो क्षेत्रीय दल हैं उनकी इस भूमिका को? आपने बोला गणित को कैसे देखते हैं, मुझे नहीं लगता कि गणित पे कुछ विचार भी करने की जरूरत है। संजय सिंह जी बिल्कुल स्पष्ट कह रहे थे कि ये बिल्कुल औपचारिक तौर पे चुनाव होते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के। कुछ चुनाव अपवाद रहे हैं, कभी कभी इंटरेस्ट थोड़ा जगता है, सारा इंटरेस्ट इस बात का रहता है कि विक्ट्री मार्जिन कितनी है। और अगर हम सारे उपराष्ट्रपति के चुनाव को देखें तो किनका मार्जिन ज्यादा था, किसका कम था, तो सारी चर्चा इसी पे रहती है। तो गणित का तो कोई सवाल ही नहीं है, कोई इफ्स एंड बट्स है ही नहीं है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्या कोई सरप्राइज हो सकता है। आपने इस बात का जिक्र किया कि भाई अनुभव बहुत बड़ा है, लंबा अनुभव है। अनुभव इसी के लिए जब चुनाव लड़ते हैं लोग और विपक्ष एक अपना कैंडिडेट उतारता है, वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि वो एक ऐसे अनुभवी व्यक्ति को मैदान में लाएं जिससे शायद क्रॉस वोटिंग की कुछ गुंजाइश हो, लोग अनुभव के आधार पर, उनकी पर्सनालिटी के आधार पर वोट देने के लिए एक तरह से उत्सुक हो। लेकिन ऐसा होता नहीं है, बहुत कम क्रॉस वोटिंग होती है। और आपने देखा होगा कि क्रॉस वोटिंग भी ज्यादातर जो सत्तारूढ़ पार्टी के जो उम्मीदवार होते हैं उन्हीं की तरफ जाता है। तो एक तरह से इसकी तो कोई संभावना नहीं, गणित की कोई बात नहीं है। जो अहम बात है, जो राष्ट्रपति के चुनाव और उपराष्ट्रपति के चुनाव ने जो अहम बात, जो डिस्कशन जिस बात पर हो रही है, वो विपक्ष
की जो एकता की बात होती है, वो ऐसे चुनाव है जिसमें मुझे नहीं लगता कि विपक्ष के सामने कोई बड़ा स्टेक था। किसी भी सूरत में विपक्ष अपना प्रेसिडेंट नहीं चुन सकता था, अपना उपराष्ट्रपति नहीं चुन सकता। ऐसी स्थिति में भी अगर विपक्ष एकजुट नहीं होता तो 2024 के चुनाव हो या किसी राज्य के चुनाव हो, इसमें विपक्ष ही एकता की बात करनी मुझे लगता है बेईमानी है जी। तो ये दोनों चुनाव ने इस ओर संकेत किया है कि रीजनल पार्टियां अपने आप को, जरूर अलग अलग राज्यों में उनका कद बहुत बड़ा है, जनाधार बड़ा है, लेकिन उनका कद, रीजनल नेताओं का बड़ा कद होना, रीजनल पार्टियों का अपने राज्य में बड़ा जनाधार होना, इनके एक साथ आने की प्रक्रिया में एक अड़चन बन के सामने है। अब आप देखिए, ममता बनर्जी अपने राज्य में बड़ा कद है, लेकिन अब दुविधा है उपराष्ट्रपति के चुनाव के समय कि क्या किया जाए, वहां के गवर्नर रहे हैं। इसी तरह से तमाम अगर रीजनल पार्टी के नेताओं को देखेंगे तो कुछ लोकल कंसिडरेशंस हैं, स्टेट लेवल की पॉलिटिक्स है, और कुछ उनका अपना कद, उनकी पार्टी का अपना जनाधार अपने राज्य में विपक्षी एकता के आड़े आ जाता है। तो मुझे लगता है सारा राष्ट्रपति चुनाव, उपराष्ट्रपति चुनाव, इस ओर आप ये कहें, ये जो बलून बनता रहता है कि विपक्षी एकता उसको पंक्चर करता हुआ दिखाई पड़ता है कि ऐसी कोई चीज है ही नहीं। जाहिर सी बात है, गणित की बात इसलिए आती है क्योंकि जब आप चुनाव लड़ते हैं तो हर कोई ये उम्मीद करता है कि वोट उनको मिलेंगे, चुनाव वो जीतेंगे। मार्गरेट अल्वा जी ने भी अपील की है, वोट की सबसे वोट मांगा है कि आप हमें वोट दीजिए। लेकिन बात गणित से ज़्यादा सियासी संकेत की होती है। एक सांकेतिक चुनाव भी होता है जिसका एक संदेश होता है। इस चुनाव का क्या सांकेतिक संदेश है? क्या विपक्ष एकजुट रह पाया? कितनी चुनौती दे पाएगा? ये ऐसे सवाल हैं जो लोग जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे। हार जीत अपनी जगह है, क्या वो सांकेतिक लड़ाई विपक्ष लड़ पा रहा है? जी देखिए, वो जो सांकेतिक लड़ाई है उसके कुछ पहलुओं की बात सिंह साहब ने बात करी कि भाई विपक्ष कई जगह पर शायद एकजुट नहीं हो पा रहा है। बट अगर हम ये देखें कि भाई विपक्ष एकजुट था कि नहीं था, इसका एक जो विश्लेषण होगा वो तब होगा जब रिजल्ट आएगा। बट अब थोड़ी देर पहले क्रॉस वोटिंग की बात हो रही थी, तो जब प्रणब मुखर्जी का राष्ट्रपति का चुनाव था तो उसमें ये देखा गया था कि बहुत ज़्यादा क्रॉस वोटिंग हुई थी और काफ़ी विपक्षी पार्टियों ने राज्यों में उनके साथ में वोट डाला था। और उसका कारण ये माना गया था कि भाई काफ़ी लोग उनके साथ आइडेंटिफाई करते थे और उनके साथ जुड़े हुए थे काफ़ी समय से। और इस चुनाव में शायद ये देखने को मिलेगा कि क्या सत्ता पक्ष विपक्षी पार्टियों को कन्विंस कर पाया है अपने कैंडिडेट के बारे में, या फिर विपक्षी पार्टियां एकजुट रह के अपने डिफरेंसेस जो भी उनके रहे हैं उसके अलावा क्या वो एकजुट रह के सिर्फ अपने कैंडिडेट के साथ वोट कर पाती हैं कि नहीं पाती। तो शायद विपक्षी एकता का एक इंडिकेशन होगा इन दोनों चुनावों का रिजल्ट, जो राष्ट्रपति का आ चुका है और जो उपराष्ट्रपति का है। जाहिर सी बात है, उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 6 तारीख को मतदान होगा, यानी शनिवार को, और उसी दिन मतगणना होगी। शाम तक, देर रात तक इसका परिणाम भी सामने आ जाएगा और उसके बाद पता चलेगा कि विपक्षी एकता कितनी बनी रही और सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए ने कितने बहुमत से, कितने संख्या बल से इस उपराष्ट्रपति के चुनाव को जीता। जाहिर सी बात है, हर चुनाव का अपना एक सामाजिक, सांकेतिक संदेश, राजनीतिक संदेश होता है। आप तीनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया संसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।